गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंटिंग, और आज ब्रांच अकाउंटिंग में हम डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर फोर्थ मेथड को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो फोर्थ मेथड है वो है आपका होलसेल ब्रांच मेथड। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा सा है और उसे ख़त्म करने के बाद फिर हम ब्रांच में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रांच बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ब्रांच बहुत बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्टार्ट तो हो जाता है बट ख़त्म करने में दिक्कत आती है। ऑल दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने पहले बता दिया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डाटा मेथड और स्टॉक एंड डाटा मेथड ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। फाइनल अकाउंट मेथड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी आसान है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग माइक अपना ऑफ रखेंगे और जब कोई क्वेरी हो तभी आपने ऑन करना है। चलिए, तो फाइनल अकाउंट पे क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज कराना है होलसेल ब्रांच में। होलसेल ब्रांच मेथड, होलसेल ब्रांच। चलो जी, देखो जी क्या चीज होती है। अंडर दिस मेथड head office treats the branch head office treats the branch as as one of its wholesaler। इसमें जो हेड ऑफिस है वो क्या मानता है, वो ब्रांच को अपना होलसेलर मानता है। होलसेलर मानने का ये मतलब है, हेड ऑफिस ये मान के चलता है कि ब्रांच जो है ना वो किसी आउटसाइड कस्टमर की तरह है। जैसे हेड ऑफिस अगर आउटसाइड कस्टमर को सामान सेल करता है और सेल करने के बाद ही इमीडिएटली अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, सेम ऐसे ही हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान सप्लाई करेगा तो वो होलसेल प्राइस पे करता है, और होलसेल प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है जिसको हम होलसेल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, उस प्रॉफिट को वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस ट्रीट्स द ब्रांच एज वन ऑफ इट्स होलसेलर्स। हेड ऑफिस ब्रांच को अपना होलसेलर की तरह ट्रीट करता है, राइट। द हेड ऑफिस sends goods the branch sends the goods to the branch at wholesale price and recognizes this transaction this transaction as actual sale। उसे एक्चुअल सेल की तरह रिकॉग्नाइज कर लेता है। इट मीन्स हेड ऑफिस recognizes profit on goods sent to branch even before the actual sale। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जैसे ही सामान भेजा, हेड ऑफिस उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो ब्रांच के द्वारा सामान के सेल होने का वेट नहीं करता है, वो इमीडिएटली अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लेगा। द ब्रांच sells goods at retail price and takes credit for retail profit only।
और ब्रांच केवल रिटेल प्रॉफिट का ही क्रेडिट लेती है, टेक्स क्रेडिट फॉर रिटेल प्रॉफिट ओनली। अब ये होलसेल प्राइस और सब ये रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्राइस, ये क्या चीज है? तो चीज ये होती है कि भाई अगर मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस में पहले ऐड किया जाता है होलसेल प्रॉफिट, इसमें ऐड किया जाता है होलसेल प्रॉफिट। होलसेल प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आता है होलसेल प्राइस, और होलसेल प्राइस में ऐड करते हैं रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। और ये करने के बाद आता है आपका रिटेल प्राइस। हेड ऑफिस इस रेट पर सामान भेजेगी और ब्रांच इस रेट पे अपना सामान सेल करेगी। अगर मैं मान के चलूँ कि 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 50 रुपये का होलसेल प्रॉफिट है, तो ब्रांच को सामान 150 पर सेंड किया जाएगा। फिर ब्रांच मान लो कि उसमें 30 रुपये का रिटेल प्रॉफिट ऐड करेगी और ब्रांच एक्चुअली में वो सामान क्या करेगी, 180 में सेल करेगी। हेड ऑफिस का प्रॉफिट 50 रुपये का माना जाएगा और ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो 30 रुपये का माना जाएगा। टोटल प्रॉफिट तो 80 रुपये का हुआ है, क्योंकि फाइनली जो 100 वाला आइटम है बेटा वो कितने में बिका है, 100 वाला आइटम 180 में बिका है। लेकिन इस 80 रुपये के प्रॉफिट में से 50 रुपये का प्रॉफिट 50 रुपये का जो प्रॉफिट है वो होलसेल प्रॉफिट है। हेड ऑफिस ये मानेगा कि ये 50 रुपये का प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, और जो 30 रुपये का प्रॉफिट है जो कि रिटेल प्रॉफिट है वो ब्रांच ये मानेगी कि मैंने उसको अर्न किया है। इसमें हेड ऑफिस ये सोचता है कि अगर मैं ये सामान ब्रांच को नहीं देता, अगर मैं ये सामान ब्रांच को नहीं देता तो यही सामान मैं होलसेल पे भी बेच सकता था। अगर ये सामान मैं ब्रांच को सेल नहीं करता तो ये सामान मैं होलसेल पे भी बेच सकता था। तो होलसेलर पे मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना प्रॉफिट तो मैं ब्रांच से लूंगा ही लूंगा। होलसेल पे सेल करने से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, हेड ऑफिस कहता है मैं उतना प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा। इसके अलावा अगर ब्रांच मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देती है तो मैं ये मानूंगा कि ब्रांच ने मुझे कुछ अर्न करके दिया है। अदरवाइज जिस रेट पे होलसेलर को सामान सेल किया जाता था उतना ही प्रॉफिट अगर ब्रांच कमा के दे रही है तो मैं ये मानूंगा ब्रांच ने कोई एडिशनल प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। तो इसलिए जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच के साथ बिहेव करती है कि लाइक ब्रांच उसका होल सेलर है, ठीक है। होलसेल प्राइस पे हेड ऑफिस सामान को सेंड करेगी और रिटेल प्राइस पे ब्रांच क्या करेगी, सामान को बेचेगी। द हेड ऑफिस will book the wholesale profit immediately। हेड ऑफिस क्या करेगा, अपना होलसेल प्रॉफिट को इमीडिएटली बुक कर देगा। हाउएवर एट द एंड ऑफ ईयर, जब ईयर एंड होगा हेड ऑफिस ब्रांच से पूछेगा कि मैंने आपको जो सामान भेजा था उसमें से कितना सामान आपके पास पड़ा हुआ है। तो ब्रांच बताएगी कि सर आपने मुझे जितना सामान भेजा था उसमें से इतना सामान मेरे पास अभी भी अनसोल्ड पड़ा हुआ है, उस इतना सामान मेरे पास अभी भी एज ए क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। अब हेड ऑफिस सोचेगा कि जो सामान मैंने ब्रांच को भेजा उस पर मैंने होलसेल प्रॉफिट बुक तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जब तक वो सामान ब्रांच आगे बेचेगी नहीं, जब तक वो सामान ब्रांच आगे बेचेगी नहीं तब तक एक्चुअली में वो प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं होगा, वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं होगा। क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच तो एक पेरेंट और चाइल्ड की तरह ही हैं, दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अगर पेरेंट 100 वाला आइटम 150 रुपये में चाइल्ड को देता है और चाइल्ड को बोलता है कि जाओ आप मार्केट में जाके उसको 180 में बेच दो, तो पूरे परिवार को 80 रुपये का प्रॉफिट तभी होगा जब चाइल्ड एक्चुअल में, मतलब ब्रांच एक्चुअल में वो सेल ओपन मार्केट पर करती है। अगर पेरेंट से लिया गया सामान चाइल्ड के पास ही पड़ा रहता है, परिवार के अंदर ही पड़ा रहता है, तो एज सच कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है ना। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, साल के एंड में ब्रांच से पूछेगा कि जो सामान मैंने आपको भेजा था वो आपने फर्दर सेल किया या नहीं किया। अगर सारा का सारा सामान बिक गया है, मतलब ब्रांच का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है,
फिर तो सर सारा का सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया, डेफिनेटली सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया है। लेकिन अगर ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, अगर ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी बुक में बनाएगा प्रोविजन, वो प्रॉफिट जो भी रियलाइज नहीं हुआ है उसके लिए बनाएगा प्रोविजन। हाउएवर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ some closing stock some closing stock that is unsold goods lie with branch, अगर ब्रांच के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहता है then head office will create provision for unrealized profit, that is stock reserve in its books। हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी बुक में बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए एक प्रोविजन बनाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको लिखें पहले, जब हो जाए तो बताना, फिर मैं पहले इस पे कराऊंगा एक एग्जांपल, और फिर मॉड्यूल में शायद एक या दो ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने आज। इस मेथड में हेड ऑफिस ब्रांच को अपना होल सेलर मान के चलती है। हेड ऑफिस ये मानता है कि ये सामान जो मैंने ब्रांच को भेजा है, मैं इसी सामान को किसी और पर्सन को होलसेल में भी सेल कर सकता था, तो जितना मिनिमम प्रॉफिट मैं होलसेल पे सेल करने से अर्न करता, उतना प्रॉफिट तो मैं ब्रांच से लूंगा ही लूंगा, और जैसे ही मैं सामान ब्रांच को सेंड करूंगा मैं अपने होलसेल प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लूंगा। ब्रांच सामान को होलसेल प्राइस पे रिसीव करेगी और फिर उसको फर्दर होलसेल प्राइस से ऊपर बेचेगी, जिसको रिटेल प्राइस के नाम से जाना जाता है। ब्रांच जो रिटेल प्रॉफिट कमा के देगी उसको ब्रांच का प्रॉफिट माना जाएगा, और होलसेल प्रॉफिट जो होगा वो एचओ का माना जाएगा। लेकिन साल के एंड में हेड ऑफिस चेक करेगा ब्रांच के साथ कि क्या ब्रांच आपने सारा स्टॉक बेच दिया। अगर ब्रांच कहती है नहीं, तो हेड ऑफिस का जितना स्टॉक ब्रांच के पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसके अंदर होलसेल प्रॉफिट छुपा होगा, वो प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर हमें लोडिंग रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस मेथड में हम लोडिंग केवल क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही उठाते हैं, बाकी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के ऊपर और जो गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न हो जाते हैं उसमें किसी तरीके की लोडिंग रिमूव नहीं होगी, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे ही लोडिंग रिमूवल होता है। ठीक है सर, इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक उसके ऊपर लोडिंग हटाते हैं, बाकी और कहीं लोडिंग नहीं होती। तो यहाँ से बात निकल के आई है जो आपको ध्यान रखना है। नोट, लोड इन दिस मेथड, loading removal is for done for opening and closing stock of branch only, opening and closing stock of branch only। ओके जी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे ही लोडिंग हटेगी, बाकी आइटम पे नहीं हटाते हैं। रीजन क्या है मैंने बताया,
हेड ऑफिस जैसे ही सामान ब्रांच को भेजेगा वो इमीडिएटली प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। जिन बच्चों ने डिपार्टमेंट किया है उन्हें पता होगा कि डिपार्टमेंट में भी हम ऐसे करते थे। डिपार्टमेंट में भी हम क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग निकालते थे और बाकी किसी आइटम पे लोडिंग हम नहीं निकलते, लोडिंग का रिमूवल नहीं नहीं होता था। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। ये मान के चलो अगर डिपार्टमेंट का चैप्टर आपने किया हुआ है कि यहाँ पर जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को एक तरीके से डिपार्टमेंट मानता है कि डिपार्टमेंट को सेल करिए और मार्केट प्राइस पे हमने उसको ट्रांसफ़र किया है तो प्रॉफिट इमिडिएटली जो है उसको बुक कर लो। और साल के एंड में अगर कुछ अनसोल्ड आइटम डिपार्टमेंट के पास बच जाता है तो उसके ऊपर फिर लोडिंग रिमूवल किया जाता है। अकाउंट कैसे बनते हैं इसमें अगर फॉर्मेट देखें, इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ईयर एंडेड जो भी हो। तो यहाँ पर बेटा डबल कॉलम में काम होता है। डबल कॉलम में क्यों सर? हेड ऑफिस अपना भी कॉलम बनाता है होलसेल प्रॉफिट जानने के लिए और ब्रांच का भी बनाता है रिटेल प्रॉफिट को जानने के लिए। ऐसे डबल कॉलम में काम चलता है। पर्टिकुलर, फिर हेड ऑफिस और फिर ये ब्रांच। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो नॉर्मल फॉर्मेट है बेटा वो फॉलो किया जाएगा। जैसे कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो इसका वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, राइट। सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों का। ये ओपनिंग स्टॉक होगा सर, नॉर्मली ये कॉस्ट पे होता है। ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है वो होलसेल प्राइस पे होता है, WSP। WSP का मतलब है सर होलसेल प्राइस। ठीक है, WSP का मतलब समझ जाना ये क्या है, होलसेल प्राइस। इसको मैं WSP कह रहा हूँ, WSP। चलो जी, उसके बाद फिर इनकी परचेज दिखेंगे। हेड ऑफिस ने कितना सामान परचेज किया। नॉर्मली ब्रांच को परचेज करना अलाउड नहीं होता है। फिर यहाँ पे सेल आएगी सर, है ना। यहाँ पर सेल्स वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे भी सेल्स वाली वैल्यू लिखनी है। ब्रांच की जो सेल वैल्यू है सर वो रिटेल प्राइस पे होती है। ब्रांच की जो सेल होगी बेटा वो होती है रिटेल प्राइस पे, उसको मैं RP लिख रहा हूँ। और हेड ऑफिस अपनी सेल किसी भी प्राइस पे कर सकता है। वो होलसेल पे भी सेल क्या नाम है कर सकता है और वो रिटेल प्राइस पे भी सेल कर सकता है, पॉसिबल है ऐसा। तो बाय सेल। इसके अलावा वो अपना सामान भेज देगा ब्रांच को, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस जो ब्रांच को सामान सेल करेगा वो हेड ऑफिस के लिए सेल मानी जाएगी और ब्रांच के लिए परचेज मानी जाएगी। तो ब्रांच उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगी, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये परचेज प्राइस होगी। ठीक है, ये सामान होलसेल प्राइस पे सेंड किया जाएगा। ये होलसेल प्राइस पे सेंड करेगा और ब्रांच होलसेल प्राइस पे ही रिसीव करेगी। ओके जी, ब्रांच को होलसेल प्राइस पे सामान सेंड किया जाएगा और ब्रांच होलसेल प्राइस पे ही रिसीव करेगी। उसके बाद सर ब्रांच को सामान भेजने के अलावा हेड ऑफिस एक्चुअल जो होलसेलर होते हैं उनको भी सामान सेंड करता है। तो एक्चुअल होलसेलर को अगर सामान सेल करेगा तो लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट। अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट का मतलब ही है होलसेलर्स। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान तो भेजता ही है, इसके अलावा होलसेल प्राइस पे वो होलसेलर को भी सामान देता है। उसके बाद फिर बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये बचेगा एचओ का, ये बचेगा आपका ब्रांच का। नॉर्मली एचओ का जो स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, और ब्रांच का जो स्टॉक होगा क्योंकि ब्रांच ने होलसेल प्राइस पे रिसीव किया है, क्योंकि ब्रांच ने होलसेल प्राइस पे सामान रिसीव किया है तो वो होलसेल प्राइस पे लेता है। ये करने के बाद यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकाल दिया जी हमने। ये होने के बाद फिर नीचे वाला सेक्शन प्रॉफिट लॉस अकाउंट का होता है।
ये करने के बाद नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, जहाँ ग्रॉस प्रॉफिट किया। अगर इनके कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लाइक सैलरी वगैरह है, हेड ऑफिस का रेंट है, वो आपने यहाँ पर डाल देने हैं, अलग अलग दिए होंगे। इसके अलावा हेड ऑफिस एक काम करेगा, हेड ऑफिस सर लोडिंग रिमूव करेगा। किसके ऊपर? ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक के ऊपर और ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने बताया इन दिस मेथड लोडिंग रिमूवल इज डन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच ओनली। ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पर मतलब कि इस पर, और ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे मतलब कि इस पर लोडिंग रिमूवल होता है, और ये एचओ अपने कॉलम में करता है। तो ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग है बेटा, ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले सेक्शन में नीचे आएगी। यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व, और ये है लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक में। सर आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही बेटा मेरी आवाज साफ आ रही है या कोई दिक्कत है? एवरीवन प्लीज क्लियर। है सर, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, बाकी लोग बताओ बेटा, सबके साथ ये दिक्कत है क्या? क्लियर है सर। नहीं सर, एकदम क्लियर है सर। क्लियर है सर। सही है बेटा। बेटा फिर आपके साइड से दिक्कत होगी नेट की। ओके, मेरी ओर से क्लियर है। तो बाकी कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग भी आपको उसकी मिल जाएगी। जी, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पे जो लोडिंग है वो हेड ऑफिस के कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग यहाँ पर आएगी। तो स्टॉक रिजर्व ये लोडिंग यहाँ पर आ गई। ये आ गई हमारी लोडिंग ऑन, ठीक है, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ठीक है, इस करने के बाद फाइनली फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये हेड ऑफिस का और ये ब्रांच। तो ये बेटा बेसिक फॉर्मेट है। इसको लिखिए, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा अभी क्वेश्चन। और तो एग्जाम में बेटा ये मेथड आया हुआ नहीं है, 2016 के सिलेबस में शायद ये आया नहीं है मेथड। 2012 वाले सिलेबस में तो आता था, लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है, करना तो भाई। जब हो जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। ठीक है, बाकी लोग बताओ बेटा। डन सर। ओके, चलिए पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद फिर बुक वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है एक्स लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट मुंबई to which goods are sent at wholesale price. Branch sells the goods. Branch sells the goods at retail price. Head office also sends the goods to its approved stockist at wholesale price. तो हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा है होलसेल प्राइस पे, ब्रांच सामान को सेल कर रही है किस पे सर? ऑन रिटेल प्राइस पे। हेड ऑफिस अपना सामान अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट मतलब जो होलसेलर है उनको भी भेजता है, और उनको भी होलसेल प्राइस पे ही सामान दे रहा है। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 30%
द रिटेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। होलसेल प्राइस है कॉस्ट का 30%, ठीक है, और जो रिटेल प्राइस है वो है कॉस्ट का 50%। अब हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ फिगर है 50,000 और यहाँ ओपनिंग स्टॉक की फिगर है 20,000। परचेजेस, हेड ऑफिस ने 5 लाख की परचेज करी। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को सामान भेजा गया है और ब्रांच को जो सामान भेजा गया है वो 4.5 लाख का भेजा गया है। प्राइस से चलो 3 लाख कर देते हैं इसको। 3 लाख का सामान भेजा गया है ब्रांच को। और गुड्स सेंड टू स्टॉकिस्ट, गुड्स सेंड टू स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट मतलब कि जो होलसेलर है उसको सामान भेजा गया है 90,000 रुपये का, और इसको बढ़ा देते हैं, चलो 1,80,000 कर देते हैं। 1,80,000 का सामान यहाँ पे भेजा गया है। उसके बाद सेल्स बता रखी है। सेल्स जो हैं वो इसकी हैं 1,20,000 की, और ब्रांच की जो सेल है, ब्रांच की जो सेल है वो 4.5 लाख की। ब्रांच की जो सेल है वो आपकी 4.5 लाख की, या 4.5 लाख थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो 3 लाख का तो रिसीव भी किया, तो चलो इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 270 कर देता हूँ। चलो 270 की सेल है इसकी। ये जो 1,20,000 की सेल करी है एचओ ने ओपन मार्केट में, मान लो इसके बारे में कहता है कि ये रिटेल प्राइस पे करी है। एचओ ने जो सेल करी है ये रिटेल प्राइस पे करी है, राइट। तो क्वेश्चन में आपको बोलता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ब्रांच एंड एचओ। ब्रांच और एचओ के लिए आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनाने हैं। अब आप ये बोलोगे सर आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये मेथड थर्ड है या मेथड फोर्थ है, क्योंकि थर्ड में भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होता है। थर्ड वाले में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिर्फ ब्रांच के लिए बनता है। इसमें क्या होगा कि आपको एचओ का डेटा भी दिया होगा, तो एचओ और ब्रांच दोनों के लिए बनेगा, तो डबल कॉलम में बनता है। पहली बात तो ये है, और दूसरा इसमें सर खुद ही बोल देगा कि सामान होल सेल पे सेंड किया जाता है और ब्रांच उसके बाद उसको आगे सेल करती है। तो जहाँ होलसेल पे बोल दे तो समझ जाओ होलसेल ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट है। सर पेज थोड़ा ऊपर नीचे ना। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट था ही, पेंटिंग हो तो ठीक है। यस सर। ओके, तो ये स्टार्टिंग का पार्ट अगर नहीं हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसके बाद फिर ये डेटा दिया हुआ है हमें, और फिर उसके बाद ये नीचे वाली अमाउंट। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है इसमें, एक बात आपको जिसमें समझनी है वो क्या कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेट कर लेते हैं तो इसमें पहले ऐड होता है होलसेल प्रॉफिट, इसमें ऐड होता है होलसेल प्रॉफिट। वो कितना है दैट वी डू नॉट नो, बट हमें ये बोला हुआ है कि जो होलसेल प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है, सॉरी वो कॉस्ट प्लस 30% है। तो 100 प्लस 100 का 30%, तो ये 130 होगा। अगर ये 130 है इसका मतलब जो होलसेल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 30 का होगा, राइट। अगर कॉस्ट 100 है तो होलसेल प्राइस 100 प्लस 30 130 है, तो 30 रुपये जो ऐड किया जा रहा है वो होलसेल प्रॉफिट के लिए। फिर इसमें बेटा रिटेल प्रॉफिट ऐड होगा। रिटेल प्रॉफिट कितना है अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो रिटेल प्राइस है वो हमें दे रखा है, और रिटेल प्राइस हमें बोला हुआ है कॉस्ट प्लस 50%, तो 100 प्लस 50% लेंगे। कॉस्ट बेटा इसका ही लेना है आपको, जो 100 है उसका ही लेना, तो 150 हो जाएगा। अगर 150 है इसका मतलब जो रिटेल प्रॉफिट है वो 20 रुपीज़ का है। ठीक है, तो पहले ये बात समझिए, ये बनाए पहले ये तो और लिखे, इसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। इसमें आप ध्यान से देखोगे ओपनिंग स्टॉक तो आपको गिवन है हेड ऑफिस और ब्रांच का, बट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन नहीं है। तो इसमें आपको बेसिकली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकालना पड़ता है। चलिए आई गेस ये कर लिया होगा बेटा, आगे बढ़े। होलसेल प्रॉफिट 30 रुपए का है, रिटेल प्रॉफिट 20 रुपए का है, ये पहले आपको समझना है। हो गया बेटा सबका इतना? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड जो भी हो बेटे, उसकी डेट दी हो तो डेट डाल देनी, अदरवाइज इस तरीके से ब्लैंक छोड़ देना है। पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर हेड ऑफिस का कॉलम, और ये ब्रांच का कॉलम, और फिर पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, एंड देन अगेन दी ब्रांच। पहले ट्रेडिंग वाला सेक्शन ही करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन आएगा। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं सीधे अब क्वेश्चन देखता हूँ, स्क्रीन अप डाउन नहीं कर रहा। तो मैंने इसमें लिखा है ओपनिंग स्टॉक 50,000 है और 20,000 है। तो पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ये है 50,000 और ये है 20,000। ठीक है सर। परचेजेस दे रखी है, परचेजेस 5 लाख की है, एचओ ने 5 लाख की परचेज करी, और ब्रांच को खुद परचेज करना अलाउड नहीं है, बट रेयर सिचुएशन में कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत फ्रीडम एचओ ब्रांच को दे देता है, और ब्रांच को बोल सकता है कि चलो आप भी परचेज कर लेंगे। तो अगर उसकी परचेज दे रखी हो तो वो ब्रांच वाले कॉलम में डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को सामान भेजा गया है 3 लाख रुपए का एचओ के द्वारा, एचओ के लिए सेल होगी, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर एचओ सामान सेल कर रहा है, सेंड कर रहा है ब्रांच को, तो एचओ सेल मानेगा इसे। तो यहाँ 3 लाख की सेल दिखानी पड़ेगी एचओ के कॉलम में, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ब्रांच जिसे ट्रीट करेगी परचेज की तरह, लिखेगी टू गुड्स फ्रॉम एचओ, है ना, या यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अकाउंट तो हम एचओ की बुक में बना रहे हैं।
तो गुड्स फ्रॉम एचओ लिखो या गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पर ब्रांच के कॉलम में आएगा 3 लाख रुपए। तो 2 बार एंट्री हुई है इसकी, हेड ऑफिस के कॉलम में क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है और ब्रांच के कॉलम में इसको डेबिट साइड में एंट्री करिए। गुड्स सेंट टू स्टॉकिस्ट, इसके अलावा एचओ ने स्टॉकिस्ट को सामान भेजा, तो बाय गुड्स सेंट टू स्टॉकिस्ट, और स्टॉकिस्ट को सामान भेजा है 1,80,000 का। चलो 1,80 का फिगर और यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो सेल्स है बेटा वो 1,20,000 की दे रखी है और 270 की गिवन है। तो एचओ और होल सेलर को सामान सेंड करने के अलावा हेड ऑफिस ओपन मार्केट में भी सेल करता है। ओपन मार्केट में सेल करी है इसने 1,20,000 की, और क्वेश्चन बता रहा है कि ये सेल रिटेल प्राइस पे है। और उसके अलावा जो ब्रांच की खुद की सेल है वो 2,70,000 है, वो 2,70,000 की। नाउ द क्वेश्चन इज वी डू नॉट नो द ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता एच और ब्रांच का। एक मिनट वापस आते हैं इस पे। सर हाँ जी बेटा। आपने ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है क्वेश्चन में। हाँ वो निकालना है, वही तो खास बात है, क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है इसमें। हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता है इसका और हमें इसका क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया होता, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ पता होती तो वहाँ से हमारा जीपी निकल आता। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक पता होता तो जीपी आ जाएगा, अगर जीपी पता होता तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता। बट द प्रॉब्लम इज इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है और इसमें जीपी भी नहीं दिया है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसको ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता हूँ, जरा बहुत ध्यान से देखना। ये मान लो वर्किंग नोट है, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले निकालूंगा मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस। जरा सुनना ध्यान से, हैं बहुत ध्यान से सुनना। हेड ऑफिस ने 3 तरीके की सेल करी है, एक 3 लाख की, 1,80,000 की, 1,20,000। ये जो 3 लाख का सामान हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, कौन से प्राइस पे भेजा है? एनीवन? होलसेल प्राइस पे भेजा, राइट, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सेल करता है होलसेल प्राइस पे, और क्वेश्चन में बोला भी हुआ है। तो ये 3 लाख होलसेल प्राइस पे है। हमारा होलसेल प्राइस क्या है, हमारा जो रेट ऑफ होलसेल प्राइस है वो क्या है? 130। 30% ऑन कॉस्ट। हाँ मतलब कितना है ये 130 है। हाँ 130 हमारा होलसेल प्राइस है। तो ये 3 लाख क्योंकि होलसेल प्राइस पे है, तो इसको मैं 130 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 130 से डिवाइड करूंगा। अगर 100 वाला आइटम 130 रुपए के रेट पर ब्रांच को बेचा जाता है तो उस पर हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट कमाता होगा? अगर 100 वाला आइटम ब्रांच को 130 पे भेजा जा 30 रहा है, रुपीज। 30 रुपए। तो 30 का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है बेटा, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई होगा 30 रुपीज। 100 वाला आइटम अगर 130 में भेजा जा रहा है तो इस पर तो 30 रुपए का प्रॉफिट है। चलो जी, इसके अलावा जी बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगला आइटम 1,80,000 का है, ये कौन सा है? बाय गुड्स सेंट टू अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट। ये 1,80,000 का आइटम, ये कौन से प्राइस पर है? तो ये भी क्वेश्चन होलसेल प्राइस पे है। ये भी होलसेल प्राइस पे है, कैसे मालूम चला? क्वेश्चन में बोल दिया था। आओ वापस, कहता है हेड ऑफिस आल्सो सेंड्स द गुड्स टू इट्स अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट एट होलसेल प्राइस। अपने अप्रूव्ड स्टॉकिस्ट को भी वो होलसेल प्राइस पे ही सामान देता है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, ये भी 130 पे है तो इस पे भी 30 रुपए का प्रॉफिट है। चलो जी, इसके अलावा इसके अलावा एचओ ने 1,20,000 की सेल भी करी है। अब ये 1,20,000 की जो सेल है ये कौन से प्राइस पर है? ये जो रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस पे है। सर ये कैसे मालूम चला रिटेल प्राइस पे है? तो मेरे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया था, है ना, ये क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया था। कहाँ गया सर? ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था, ये रहा सर, सेल्स के बारे में खुद ही बोल दिया कि ये सेल रिटेल प्राइस पे। तो ठीक है, हमारा जो रिटेल प्राइस है बेटा वो कितना है? 150। 150। हाँ तो 150 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 वाला आइटम 150 पे भेजा जा रहा है तो इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50।
50 का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही। अब आपको बेटा ये करनी है कैलकुलेशन, तो पहले बताओ ये कितना कितना आया जरा। अगर पॉइंट में आएगा तो डेसिमल के बाद आपको मुझे या उसको राउंड ऑफ कर देना, चलो अगर पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर देना। पहले वाली बताओ, 3 लाख डिवाइड बाई 1,30,000 69 इंटू 30 कितना आता है जी? 69 69,000। 69.230 नहीं ना, इतना नहीं आएगा, दोबारा करो। 3 लाख डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 30। 69,231. हाँ 69,200 आगे 31. 31 राउंड ऑफ करने के बाद ना, ठीक है। Yes, sir. ओके, ऐसे नेक्स्ट करो। 1,80,000 डिवाइड बाई 31 इंटू 30। 41,538 41,500 38 38 राउंड ऑफ करने के बाद है, ठीक है। ऐसे 1,20,000 डिवाइड बाई, ये तो सर 40, ये तो आ जाएगा आपका 40,000। 40,000 चलो ये सारा जोड़ लो सर। टोटल आएगा 1,50,769 1,50,769 मतलब कि 69। जी। ठीक है, बाकी लोग भी वेरीफाई करते रहना। 15769 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया एच होगा। चलो तो 150,769 ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। चलो जी, तो ब्रांच की सेल कौन सी है जी? ब्रांच की तो एकमात्र एक ही सेल है, 2,70,000 की। 2,70,000 की ब्रांच की सेल बेटा, 2,70,000 की है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ब्रांच कौन से रेट पे सामान सेल करती है, किस प्राइस पे सेल करती है? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस पे 150। ब्रांच 120 पे सामान को रिसीव करती है, क्योंकि जो होलसेल प्राइस था वो 120 था, है ना, 100 प्लस 130 था। ब्रांच 130 पर सामान रिसीव करती है और 150 पे बेचती है। जब 130 पे रिसीव करेगी और 150 पर बेचेगी तो प्रॉफिट कितना कमाएगी? 20 20 रुपीज का। तो यहाँ 20 सेंट होगा, 20 से मल्टीप्लाई होगा, 50 से मत कर देना। 50 तो टोटल 50 तो टोटल हमारा प्रॉफिट है। हमें केवल ब्रांच के प्रॉफिट की बात करनी है। ब्रांच होलसेल प्राइस पे रिसीव करती है और रिटेल प्राइस पे बेचती है। तो 270 150 पर है, जिस पर 20 का प्रॉफिट है। कितना फिगर है? 36,000। 36,000। तो ये 36,000 का अमाउंट यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ये 36,000 का अमाउंट यहाँ से आ जाता है। तो बेटा यहाँ डाल दिया जाएगा 36,000 अमाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट। चलो जी, अब यहाँ से बेटा मुझे बताओ कि हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है। पहले एचओ का बता दूं। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, उसमें करो फटाफट से कैलकुलेशन कितनी निकलती है। यहाँ का टोटल आ रहा होगा 7,769। हाँ। Yes, और sir. डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1,07,000 1,769 क्लोजिंग दोबारा स्टॉक हेड ऑफिस का। दोबारा 1 लाख कितना? 1,769 1,469, 400 या 700? 7,769 ठीक है, 1,07,69। इज इट 1,00,769? बाकी बच्चे वेरीफाई कर लेना। 7,00,769। Yes, sir. ठीक है, और सेम ऐसे ही बेटा आपको ब्रांच का भी निकालना है। तो ये हो गया 3,56,000 यहाँ का टोटल, और 3,56,000 में से 270 माइनस करो। इज इट 86,000? यस सर। 86,000 फॉर ब्रांच। ब्रांच, ठीक है सर, 86,000 फॉर ब्रांच। ओके जी, अब क्या होगा मेरे बच्चों, नीचे वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। स्टॉक रिजर्व करना है। हाँ, पहले जीपी आप यहाँ ट्रांसफर करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,50,769 एंड 36,000। अब सर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। स्टॉक रिजर्व किसके ऊपर निकाला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका लेंगे, एचओ का या ब्रांच का? ब्रांच का। ब्रांच का। तो ब्रांच का ये ओपनिंग स्टॉक है 20,000। तो इस पे लगेगा आपका स्टॉक रिजर्व। तो निकालते हैं सर, कैसे करूंगा देखना, थोड़ा पेज की लेंथ बढ़ा लेते हैं।
जी एक मिनट। हाँ जी, अब यहाँ से निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। इसको वर्किंग नोट 2 कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। पहले निकालेंगे ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ब्रांच का बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्या अमाउंट है इसका? ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 20,000। 20,000। ये 20,000 कौन से प्राइस पे है बेटा? ये होलसेल प्राइस पे आएगा। होलसेल प्राइस पे होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान बेच रही है, हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान बेचती है वो होलसेल प्राइस पे बेचती है। तो ब्रांच के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा का सारा होलसेल प्राइस पे होगा। हमारा होलसेल प्राइस 130 है। अगर 130 है तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना था फिर? 100 रुपए इसकी कॉस्ट थी और ये 130 पे ब्रांच के पास पड़ा हुआ है। तो 30 इसके रुपये अंदर प्रॉफिट है। 30 रुपए का प्रॉफिट छुपा हुआ है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ है। बताओ जी कितना आएगा ये राउंड ऑफ करने के बाद? 4615। 4615। चलो ऐसे ही ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना निकाला है हमने? 86,000। जी। सेम ये 130 पर है होलसेल प्राइस पे, जिसपे 30 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है। बताइए। ये आएगा 19846। 19846, 19,846। तो क्या किया जाएगा देखो, ये यहाँ डाल देंगे बाय स्टॉक रिजर्व। है ब्रांच का लोडिंग पर एचओ के कॉलम में आएगा, ठीक है, क्योंकि एचओ बोलेगा मेरा सामान अनसोल्ड रह गया तो प्रॉफिट मिला नहीं है मुझे। और टू स्टॉक रिजर्व। और नीचे वाला कितना था? ये था 19,846। 19,846। बस ये करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट निकाल लो। एक लाख 50,769 प्लस 4,615। पहले ये बताओ बेटा कि एचओ वाले कॉलम की जो क्रेडिट साइड है उसमें कितना फिगर आ रहा है टोटल? 155,384। 155,384। 384। 155,384 माइनस कीजिए 19,846। 135,538। 1,35,538। 135,538। ठीक है जी। ऐसे बेटा 36,000 है यहाँ पे, तो ये तो 36 ही आएगा। ठीक है, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको डालना पड़ता, पर वो है ही नहीं फिलहाल के लिए, तो यहीं से हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये हो गया आपका होलसेल ब्रांच का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। इसको नोट करें, इसकी अप डाउन करनी हो तो भी मुझे बताना। सर ये प्रॉफिट भी जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा? ब्रांच का जो प्रॉफिट होगा, ब्रांच वाला प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ओके एचओ वाले सर। भी जाएगा, एचओ का भी जाएगा, क्योंकि एचओ अपना प्रॉफिट मिला के और ब्रांच का मिला के, सभी ब्रांचों का मिला के फिर पूरा प्रॉफिट निकालता है। हाँ, तो ये दोनों प्रॉफिट आपके जनरल प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, करें, जब हो जाए तो बताना। इसकी अप डाउन करनी हो तो भी मुझे बता देना। अब एक बार स्कैनर देख लेते हैं कि स्कैनर में इसका क्वेश्चन आया है या नहीं आया 2016 वाले सिलेबस में। अदरवाइज मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरा पेज सॉल्व जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। आई गेस को नोट कर लिया होगा, अगर रह गया तो मुझे बता देना, दोबारा से दिखा दूंगा। जी, तो ये स्कैनर पे आ गए अब हम। तो ये तो 2016 का नॉर्मल क्वेश्चन है।
ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो किया है हमने। और इसके बाद ये भी स्टॉक एंड डेटर का था, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ मुझे दिख नहीं रहा इसके अंदर में, शायद ये होलसेल प्राइस का नहीं आया जी। जब 2016 में सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2 साल तक तो ये टॉपिक बुक में था ही नहीं, लेकिन फिर जब इंस्टीट्यूट ने वर्क बुक निकाली तो वर्क बुक में होलसेल वाला क्वेश्चन दे दिया था। तो एग्जाम में तो नहीं आया बेटा क्वेश्चन इसका, एग्जाम में तो नहीं आया। अब मॉड्यूल में देखते हैं, तो मॉड्यूल में इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, मॉड्यूल मतलब जो सीएमए की आपकी बुक है उसमें इसके ऊपर आई गेस एक क्वेश्चन तो है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन है बेटे। ये रहा जी, क्वेश्चन में कहता है एक्स लिमिटेड हैज ए रिटेल ब्रांच एट पुरी। एक्स लिमिटेड की एक रिटेल ब्रांच है पुरी पे, मतलब ऐसी ब्रांच है जो रिटेल पे अपना प्रॉफिट सेल करती है। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और यहाँ पर जो गुड्स हैं वो 60% प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर बेचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा हम ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं। एक्स लिमिटेड हैज रिटेल ब्रांच है पूरी, वेयर गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट है उसके 60% पे सामान बेचा जाता है। होलसेल प्राइस आपका कॉस्ट प्लस 40% है, और गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम दिल्ली टू हेड ऑफिस टू ब्रांच एट पुरी एट होलसेल प्राइस। कह रहा है जो गुड्स हैं वो एचओ ब्रांच को सप्लाई करता है होलसेल प्राइस पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपने बताना है कि एचओ और ब्रांच ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है। दोनों का स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब यहाँ पर होलसेल प्राइस होगा, क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे सामान होलसेल प्राइस पे बेच रहा है। सेल्स गिवन है दोनों की, स्टॉक गिवन है 16,80,000 का, और एक्सपेंसिस आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में। कहता है सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस। ठीक है, हेड ऑफिस जो भी सेल कर रहा है बेटा वो होलसेल प्राइस पे सेल कर रहा है। एंड ब्रांच, इसमें बीच में कुछ वर्डिंग मिसिंग है तो आपको मैं लिखा रहा हूँ। एंड ब्रांच सेल्स ओनली टू रिटेल कस्टमर। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में इंस्टीट्यूट में कई बार कॉपी पेस्ट के दौरान या टाइपिंग के दौरान एरर हो जाते हैं, तो वो आपको लिखवा दिया मैंने। कहता है हेड ऑफिस जो भी सेल कर रहा है वो होलसेल प्राइस पे कर रहा है ना। मतलब हेड ऑफिस चाहे ब्रांच को सामान भेजे या ओपन मार्केट में बेचे, हेड ऑफिस जो भी सेल कर रहा है वो होलसेल प्राइस पे कर रहा है। और कह सकते हैं कि जो ब्रांच सेल कर रही है वो रिटेल प्राइस पे सेल कर रही है। हेड ऑफिस स्टॉक एट हेड ऑफिस इज इनवॉइस एज इनवॉइस प्राइस। ये बात बोल दिया सर कि जो एचओ का स्टॉक है ना वो भी इनवॉइस प्राइस पर है। नॉर्मली जो एचओ का स्टॉक होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, और वो कॉस्ट प्राइस पे ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो स्टॉक हैं एचओ के वो इनवॉइस प्राइस पे ही दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये होलसेल प्राइस पे ही दिखा रखे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस के स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया जाता है। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पे होता है, जिसके अगेंस्ट बाद में आपको स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है ना, जिसके अगेंस्ट आपको बाद में स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है। गुड्स पिलफर्ड क्या होता है बेटा, गुड्स पिलफर्ड बताया था मैंने पिछली क्लासेस में। पिलफर्ड का मतलब होता है स्टोलन इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में जो चोरी होती है उसे हम गुड्स पिलफर्ड बोलते हैं। तो गुड्स पिलफर्ड एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है बेटा, रूबी शायद आप क्लास में बीच में नहीं थे, भी ज्वाइन किया है। गुड्स पिलफर्ड का मतलब होता है स्टोलन इन स्मॉल क्वांटिटी। छोटी मोटी चोरी को गुड्स पिलफर्ड बोलते हैं, और गुड्स पिलफर्ड को एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। पहले के टाइम में, आज से कई साल पहले, गुड्स पिलफर्ड को नॉर्मल लॉस माना जाता था। अकाउंटेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ह्यूमन नेचर है कि छोटी मोटी चोरी तो होती रहती है, कि ब्रांच का कुछ स्टाफ थोड़ा बहुत सामान तो खुद ही चोरी कर लेगा और बोल देगा कि ये सामान वेस्ट हो गया था या फिर मतलब टूट गया था। तो अगर आज से आप 15-20 साल पहले की बुक अगर देखेंगे उठा के, तो गुड्स पिलफर्ड को उसमें नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया गया है ना। लेकिन सर जब धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती गई और चेक एंड कंट्रोल बेसिकली बढ़ गया, तो ये माना गया कि छोटी मोटी चोरी को अब रोका जा सकता है, तो इस चोरी को पकड़ा जा सकता है। और जो लॉस अवॉइडेबल लॉस होता है, ऐसा लॉस जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको फिर एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन में डाल देते हैं।
अदरवाइज 15-20 साल पहले के बुक वगैरह अगर आप देखोगे उठा के, तो कई किताबों में गुड्स बिलफर्ड की ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की तरह करी, लेकिन अब नहीं करते। अब गुड्स बिलफर्ड को नॉर्मल लॉस मानते हैं। चलो वो तो पहले की बात है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें मेन मुद्दा यह है कि एचओ का स्टॉक होलसेल प्राइस पे दिखा रखा है, तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें बेटा अगर मैं आपको सिस्टम समझाऊं लोडिंग का क्या सिस्टम है। अगर मैं इसमें कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूँ, चलो जी, अगर मैं इसमें कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूँ, इसमें ऐड करेंगे होलसेल प्रॉफिट। ये कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये करने के बाद मेरा होलसेल प्राइस आ जाता है। होलसेल प्राइस कितना है वो मुझे बता रखा है। कितना हो रहा है बेटा, कॉस्ट प्लस 40%, तो 100 प्लस 40, 140 का मेरा होलसेल प्राइस है। 100 वाला आइटम अगर 140 पे सेंट हो रहा है, तो इसका मतलब 40 रुपए का मेरा होलसेल प्रॉफिट है। 40 रुपए का मेरा होलसेल प्रॉफिट है, राइट। इसके बाद फिर इस पे ऐड होता है रिटेल प्रॉफिट, और रिटेल प्रॉफिट ऐड होने के बाद यहाँ पे आता है मेरा रिटेल प्राइस। अब सर जो रिटेल प्राइस है वो कितना है, वो कॉस्ट प्लस 60% है, 100 प्लस 60, तो 160 है। तो बताओ फिर रिटेल प्रॉफिट कितना होगा। होलसेल प्राइस 140 है, रिटेल प्राइस 160 है, तो व्हाट इज रिटेल प्रॉफिट? 20. 20. सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, 20 रुपए का। चलो जी, तो ये तो पहले से पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से रेट को डिजाइन किया गया। इसको नोट करें पहले और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। जी, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये रेट आई गैस सबने लिख लिया होगा, नहीं तो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। चलिए, तो इसमें फिर से वही बात है, आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच का, और किसका सर, एचओ का। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो उसमें मेन मुद्दे वाली बात होती है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना पड़ता है। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन को, स्पेस ले लेते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड डेट गिवन है, क्या गिवन है सर, 31 मार्च 2013, 31/3/2013 की इसमें डेट। देन पर्टिकुलर्स, one column for HO, other column for branch, particulars for head office and then again branch। तो पहले ऊपर वाला सेगमेंट ही करते हैं, पहले ऊपर वाला सेगमेंट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, एचओ का 7 लाख है और ब्रांच का है ही नहीं। बहुत बढ़िया, अगर ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग निकालने का झंझट भी नहीं होगा। 7 लाख और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद परचेज है 42 लाख की एचओ की, तो टू परचेज 42 लाख, 42 देन 000, ठीक है बेटा। थोड़ा जीरो आपको शायद विजिबल नहीं होगी तो ध्यान देना। देन उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये ब्रांच को सामान भेजा गया है
विच विल बी सेल फॉर हेड ऑफिस, पहले हेड ऑफिस सेल मानेगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इट इज 15,12,000, 15,12,000, 15,12,000, चलो 3 जीरो यहाँ लगा देते हैं नीचे, आप सबको समझ जाना। और ब्रांच इसको परचेस मानेगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट या गुड्स फ्रॉम एचओ भी लिख सकते हो, योर चॉइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका 15,12,000, 15,12,000 जी। देन उसके बाद सेल्स है, सेल्स 42,84,000 बाय सेल्स 42,84,000 for head office and 14,40,000 for branch, 14,40,000 for branch। then again क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अरे भाई ये तो फिर बहुत ही क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सर 31 दिन दे रखा, फिर क्या करना है हमें, फिर तो सर ये क्वेश्चन गजब से भी आसान हो गया। आओ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका इसमें हो गया बेटा 16,80,000 और 2,52,000। चलिए 16,80,000 और 2,52,000। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, जीपी तो ऐसे आ जाएगा फिर। चलो हमारा काम तो आसान ही हो गया, कोई वर्किंग नोट नहीं करना जी। तो मुझे बताइए कितना कितना जीपी निकलेगा इनका, कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में बेटा डैश मारा हुआ है, डैश का मतलब ये कुछ भी नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क मार देता फिर तो आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ता ब्रांच का, लेकिन डैश का मतलब है ही नहीं सर। तो मुझे बताओ क्या जीपी यहाँ से निकल के आ रहा है। एचओ की क्रेडिट साइड में 15,12,000 है, 42,84,000 है, 16,80,000 है। क्रेडिट साइड में 7 लाख है और 42 लाख है। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एचओ, एनीवन, किसी ने अगर कर लिया हो तो 10,64,000। 10,64,000, 10,64,000। चलो ऐसे बेटा निकालो ब्रांच का, ब्रांच का कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। सर हेड ऑफिस का 25,76,000 है। हाँ सर वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। 25 लाख आ रहा है जी बच्चे, यस सर 25 लाख समथिंग। तो ये 10,64,000, 25 लाख। तो ये 10,64,000 की अमाउंट गलत है, इसे काट दूं। यस सर। यस सर, अच्छा अब बताओ कितना आया, 25 लाख 25,76,000। 25,76,000, ठीक है। ये जीपी आ गया 25,76,000, ठीक है। सेम ऐसे बेटा ब्रांच का निकालो, 1,80,000। 1,80,000 ये ब्रांच का आ गया। चलो ये फिगर नीचे लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो हेड ऑफिस है उसका आ रहा है 25,76,000, 25,76,000 फॉर द हेड ऑफिस और 1,80,000 ब्रांच के लिए। और फिर बेटा कुछ एक्सपेंसेस दे रखें, इन एक्सपेंसेस को माना जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह 80,000 और 40,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं बेटा, बट क्लोजिंग स्टॉक पे आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,52,000 बेटा, ये कौन से रेट पे होगा। अच्छा बेटा एक चीज और करनी पड़ेगी हमें, सॉरी वी हैव मेड वन मिस्टेक, इसमें एक लाइन बोली हुई थी, क्या बोला था बेटा, हेड ऑफिस का जो स्टॉक है ना वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो एक गलती हो गई हमसे। ये 7 लाख बेटा इनवॉइस प्राइस पर है, जबकि इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाना चाहिए। ये भी बेटा जो है ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसे कॉस्ट प्राइस पे दिखाना चाहिए। तो एक सर हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो अभी नहीं करी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी लोडिंग का रिमूवल मुझे करना पड़ेगा। तो एक करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस, एक हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस बेटा 7 लाख है,
ये 7 लाख कौन से प्राइस पर है बेटा? इनवॉइस प्राइस पर है। मुझे बताओगे इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ? WSP होलसेल प्राइस। WSP और जो WSP वो कितना है? 140 है। तो 140 से डिवाइड करेंगे, इसको मुझे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से इंटू करूंगा। इसको मुझे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 से इंटू करूंगा। चलो जी, ये कितना है बताओ पहले? 7 लाख डिवाइड बाय 140 इंटू 100, क्या 5 लाख आएगा? यस सर। सेम ऐसे बेटा क्लोजिंग स्टॉक भी करेंगे, ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक है 16,80,000। अगेन ये बेटा इनवॉइस प्राइस पर है, मतलब 140 पर है। इसको भी कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इंटू कर दिया मैंने सीधे। बताओ कितना आएगा? 12 लाख। ये आ गया आपका 12 लाख। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? ये जो मैंने ओपनिंग स्टॉक की फिगर डाली है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 7 लाख नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी 16,80 नहीं आएगा। कितना कितना आ रहा है बेटा बताओ? पहले वाला तो 5 लाख आया, यहाँ डालेंगे 5 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक जो है सर ये आया है 12 लाख। ये फिगर चेंज करनी पड़ेगी आपको क्योंकि हेड ऑफिस का स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, ये कॉस्ट पे होना चाहिए हमेशा। अब बेटा ये प्रॉफिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या प्रॉफिट आ रहा है आपका? एचओ का, ब्रांच का तो ठीक है, एचओ का चेंज करना पड़ेगा। इसको दोबारा निकालो। और बताओ कितना आ रहा है? रेट साइड में 15,12,000, 42,84,000 और 12 लाख, देन माइनस करो 5 लाख और 42 लाख। जी, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एचओ? 22,96,000। 22,96,000, this is the revised amount. 22,96,000, 22,96,000। स्पेस का मैं थोड़ा बाहर लिख दिया इसको मैंने। चलो, एक्सपेंसेस ऑलरेडी मुझे दिए हुए हैं वो डाल दिए मैंने। अब सर 2,52,000 पे हम लोडिंग हटाने जा रहे थे, तो 2,52,000 का जो ये स्टॉक है ब्रांच का, ये होलसेल प्राइस पे है। होलसेल प्राइस का रेट कितना है बेटा इसमें? इसमें होलसेल प्राइस का 140। रेट 160 है, सॉरी 140 है, 140। 140 है राइट। इस पे लोडिंग निकालूंगा तो 40 से इंटू करनी पड़ेगी। बताओ कितना आता है? 2,52,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 40, 72,000। 72,000 का स्टॉक इधर बनेगा एचओ के कॉलम में। अब यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालो। जी बताइए। 22,96,000 माइनस 80,000 माइनस 72,000 कितना निकलता है? 21,44,000। 21,44,000। चलो, और ये 1,80,000 और से इसका 40 गया, 140। 140 आ गया। ठीक, अब सही है बेटा ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है हेड ऑफिस का जो स्टॉक है वो तो कॉस्ट प्राइस पे ही रिफ्लेक्ट होगा। इसको हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये डिपेंडेंट ब्रांच हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन 2016 के सिलेबस में नहीं आया है और इस बार भी और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी हम 2 क्लास लगाएंगे इसमें और आज के बाद भी 2 क्लास और लगेगी। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में जनरल एंट्री वाले टॉपिक होते हैं वो तो आने के चांस रहते हैं पेपर में। ऑल्दो 2016 के सिलेबस में शायद 3-4 नंबर का छोटा क्वेश्चन एक बार आया है जिसमें आपको जनरल एंट्री पूछी गई है, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है तो बेटा अभी 2 क्लास और इसमें लगाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो कल आपकी कॉस्टिंग की क्लास तो है ही और अकाउंट्स की भी एक क्लास एक्स्ट्रा रख ली जाएगी ताकि जल्दी आपका खत्म हो जाए। ठीक है, आई गेस सबने नोट कर लिया होगा, ये सबका हो गया। यस सर।
चलो तो अब मैं आगे देखूं अगर, तो इसमें मॉड्यूल में और कौन से क्वेश्चन है। तो ये तो नहीं है होलसेल का, एक बार जहाँ एक्सरसाइज दी होती है वहाँ देख लेते हैं कि जनरल एंट्रीज आ गई हैं। ये एक्सरसाइज में है और नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल है। एक मिनट, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, और एक कुछ दिख रहा था मुझे, नहीं ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करने हैं, आपको ध्यान रखना। ये डिपार्टमेंट और ब्रांच के चैप्टर जहाँ खत्म हो रहे हैं उसके बाद दिया हुआ है, नहीं हो रहे हो तो मुझसे पूछ लेना। जी बेटा, तो और क्वेश्चन नहीं है इसमें इसके। तो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ आपसे नया टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिसमें मैं आज की क्लास में कुछ स्टार्टिंग के फीचर्स बताऊंगा, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट बताऊंगा, और उसके बाद हम कुछ जनरल एंट्री करेंगे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसके फीचर्स क्या होते हैं। जैसे डिपेंडेंट ब्रांच के फीचर थे, सेम ऐसे इंडिपेंडेंट ब्रांच के फीचर आपसे पूछ सकता है। तो हेडिंग है इंडिपेंडेंट ब्रांच। चलो an independent branch has following characteristics. Has following characteristics. एक इंडिपेंडेंट ब्रांच की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी सर? पहला, it prepares its books of account itself. ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद प्रिपेयर करती है। क्या मतलब है कहने का? डिपेंडेंट ब्रांच के केस में मैंने बताया था कि ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करती, हेड ऑफिस सारे अकाउंट सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ब्रांच केवल मेमोरेंडम बेसिस पे ही स्टॉक रजिस्टर, सेल्स का रजिस्टर, कैश का रजिस्टर मेंटेन करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सर ब्रांच पूरी पूरी अपनी खुद अकाउंटिंग करती है। मतलब ब्रांच अपनी जनरल एंट्री भी बनाएगी, ब्रांच अपना लेजर भी बनाएगी, ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाएगी। इतना करने के बाद वो ट्रायल बैलेंस एचओ के पास भेज दिया जाएगा। फिर एचओ क्या करेगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकालेगा। तो ब्रांच का जो फाइनल अकाउंट है, जब मैं फाइनल अकाउंट बोलता हूँ तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, ब्रांच की बैलेंस शीट बनाना। ब्रांच के फाइनल अकाउंटिंग तो जो एचओ है उसके 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 पास होगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस तक का जो काम होगा, ट्रायल बैलेंस तक का जो काम होगा वो ब्रांच क्या करेगा, अपने आप करेगा। इट प्रिपेयर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट itself. Branch makes journal entry, prepares ledger and trial balance. The trial balance is then sent, not sends, sent to head office for incorporation. इनकॉर्पोरेशन का मतलब इंक्लूड कराने के लिए। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को एचओ की बुक में इंक्लूड कराने के लिए ब्रांच क्या करती है, ट्रायल बैलेंस तक का काम पूरा कर लेती है और फिर वो ट्रायल बैलेंस एचओ को भेज देती है। तो पहला काम तो सर ये हो गया। डिपेंडेंट ब्रांच, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर ब्रांच होती थी डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट ब्रांच केवल वही सामान सेल करती थी जो एचओ ने उसको भेजा है। यहाँ पर क्या होगा, जो सामान एचओ से मिलेगा वो तो भेजेगी, और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा वो खुद की अपनी परचेज भी कर सकती है। द ब्रांच सेल्स गुड्स
receives from head office as well as the branch does purchases at its own. अपनी मर्जी से भी परचेजेस कर सकती है, इसको फ्रीडम होती है, इसको छूट होती है कि ब्रांच अगर चाहे तो खुद भी परचेज कर सकता है डायरेक्टली सप्लायर से, डायरेक्टली क्रेडिटर से, और कुछ और ऐसे आइटम भी बेच सकता है जो उससे एचओ से नहीं मिलते, और वो डिफरेंट आइटम ओपन मार्केट से लेकर ब्रांच खुद का वो काम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो एचओ है वो ब्रांच को केवल पेपर सेंड करता है कि पेपर आपको यहाँ पे सेल करना है, लेकिन ब्रांच कहती है कि सेल को बढ़ाने के लिए पेपर के साथ हमें बाकी पेन पेंसिल भी बेचना पड़ेगा, लेकिन हेड ऑफिस पेन और पेंसिल बनाता नहीं है, तो ब्रांच क्या करेगी, खुद ओपन मार्केट से किसी और जगह से पेन पेंसिल परचेज कर लेगी, तो वो पेन पेंसिल जो खुद खरीदा है उसको भी मार्केट में सेल करेगी, और जो एचओ से पेपर मिलता है उसको भी सेल करेगी। तो ब्रांच अपनी खुद की परचेज भी कर सकती है। अगर ब्रांच डिपेंडेंट थी तो मैंने ये बताया था ब्रांच के सारे खर्चे कौन पे करता है, हेड ऑफिस पे करता है, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच के सारे खर्चे हेड ऑफिस पे करता है, छोटे मोटे खर्चे ब्रांच मैनेजर पेटी कैश में से पे करता था, और पेटी कैश भी हेड ऑफिस ने ही ब्रांच को प्रोवाइड कराया होता था। डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच को अपने पास कैश होल्ड करने का अधिकार नहीं था, ब्रांच जो भी कैश रिसीव करती थी वो सारा का सारा कैश रेमिटेंस के थ्रू हेड ऑफिस को वापस भेज दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच अपने खर्चे खुद मैनेज करेगी, ब्रांच अपने खर्चों की पेमेंट के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ब्रांच सेल करेगी, ब्रांच के पास कैश आएगा, ब्रांच उसमें से अपने खर्चे की पेमेंट करेगी, कुछ पैसा अपने पास रिटेन करेगी कि ताकि अगर आगे कुछ और अगर मान लीजिए खर्चे अगर होते हैं तो उसको मीट करने के लिए कुछ मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास होल्ड करेगी। उसके बाद भी अगर एक सरप्लस अमाउंट बच जाती है तो देन ब्रांच वो सामान हेड ऑफिस को रेमिट करेगी। तो नॉर्मली ब्रांच अपने खर्चे यहाँ पर खुद मैनेज करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रांच को कैश की जरूरत है तो फिर वो हेड ऑफिस से पैसा मांगेगी, अदरवाइज इनिशियली हेड ऑफिस ने ब्रांच में जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ब्रांच हेड ऑफिस से दोबारा पैसा नहीं मांगती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हेड ऑफिस से ब्रांच पैसा मांगे। द ब्रांच pays all expenses itself. It receives cash from sales and collection of trade sale. Out of which it pays for expenses. ये अपने खर्चों की पेमेंट करेगी। It pays for expenses. Retains some cash and only surplus amount is remitted. Only surplus amount is remitted to head office. ठीक है सर। अगर ब्रांच थी डिपेंडेंट तो डिपेंडेंट ब्रांच के केस में ब्रांच किस रेट पर सामान को बेचेगी वो रेट हेड ऑफिस के द्वारा फिक्स किया जाता था। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान बेचता था इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस एक तरीके का मिनिमम सेलिंग प्राइस था। हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता था कि भाई देखो इस पे तो बेचना ही बेचना है, इससे कम में तो बिल्कुल मत बेचना, अगर ज़्यादा में बिक जाए तो बात अलग है, लेकिन इससे कम में तो बेचना ही नहीं है। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का भी अधिकार ब्रांच के पास नहीं था। अगर ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच थी तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच अपना सेलिंग प्राइस खुद डिसाइड करेगी। ब्रांच खुद देखेगी कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस मार्केट में वो बेसिकली है, जिस एनवायरनमेंट में मार्केट में ब्रांच है, तो मार्केट में किस तरीके से प्राइस उसको तय करना है, क्या प्राइस रखना है, वो ब्रांच अपने आप ही फिक्स करेगी। द ब्रांच determines selling price
of products itself। चलो जी, पांचवा और सबसे मेन पॉइंट, पांचवा और सबसे मेन पॉइंट, द रिलेशनशिप between head office and branch is of debtors and creditors। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो रिलेशन होता है यहाँ पर, वो डेटर और क्रेडिटर की तरह होता है। फॉर हेड ऑफिस के लिए ब्रांच डेटर माना जाता है, ब्रांच इज डेटर। हेड ऑफिस क्या मानती है ब्रांच को? डेटर मानती है। क्यों सर? हेड ऑफिस ये बोलती है भाई ब्रांच में इन्वेस्टमेंट मैंने करी है, मैंने ब्रांच में पैसा लगाया है, मैं ब्रांच को सामान भेजती हूँ, है ना। ये कौन कह रहा है सर? एचओ कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट ब्रांच में करी है, ब्रांच में सर फर्नीचर प्रोवाइड किया गया होगा, ब्रांच में लैंड बिल्डिंग परचेज की होगी, ये किसने किया होगा? एचओ ने किया होगा। और तो बाद में एचओ ने ब्रांच को फ्रीडम दे दी कि चलो अपनी मर्जी से काम करो, बट इनिशियली जो हैवी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है वो तो एचओ ने करी है। तो एचओ कहता है मैंने ब्रांच में इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैंने ब्रांच से पैसे लेने ही होंगे, है ना। मैंने ब्रांच को देना कुछ नहीं है, मैंने उससे लेना ही होगा। तो वो ब्रांच को क्या मान के चलेगा? अपना डेटर मान के चलेगा। फिर वो रेगुलर इंटरवल पे सामान भी भेजता है बार बार, तो अगेन वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने पैसे लेने ही होंगे इसको। तो एचओ के लिए ब्रांच को माना जाएगा डेटर, और ब्रांच के लिए क्या होगा? ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच एचओ को मानेगी अपना क्रेडिटर। ब्रांच क्या मानेगी सर? एचओ को मानेगी अपना क्रेडिटर, कि भाई एचओ तो मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे पास जो भी है, जो भी इतना सारा फर्नीचर है, इतनी सारी जो कह सकते हैं कि बिल्डिंग है, राइट, ये सारी चीज़ें मुझे एचओ ने प्रोवाइड करी है। तो मुझे अगर कभी कुछ फाइनल सेटलमेंट होगी तो ब्रांच बोलेगी मैंने एचओ को देना ही होगा। और तो मैं कभी कभार कुछ रेमिटेंस भी करता हूँ, कुछ सामान खराब हो जाता है तो मैं उसको वापस भी भेज देता हूँ, लेकिन जब फाइनली देखेंगे कि क्या लेना देना है तो मुझे देना ही होगा, है ना। तो एचओ मान के चलता है ब्रांच को क्या? एचओ मान के चलता है ब्रांच को अपना डेटर, और ब्रांच एचओ को मान के चलता है अपना क्रेडिटर। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 50 चल रहा है आपका। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच इज द पर्सनल अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, लाइक डेटर अकाउंट। जैसे डेटर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो ये डेटर अकाउंट की तरह ही एक पर्सनल अकाउंट होता है। एंड इट यूजुअली शोज डेबिट बैलेंस। और नॉर्मली बेटा इसमें क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि डेटर से पैसे लेने होते हैं, क्योंकि डेटर हमारी एसेट होती है। तो डेटर अकाउंट में तो हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस ही होता है यूजुअली। रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी कभार डेटर का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है। आपने सेल्फ बैलेंसिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी, तो कई बच्चों का ये चैप्टर ब्रांच ही बेटा पहला चैप्टर है, तो यस सारे चैप्टर दोबारा से रिपीट होंगे, है ना। तो जब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करेंगे तो वहाँ मालूम चलेगा आपको कि टेम्परेरी बेसिस पे डेटर का बैलेंस कभी कभार क्रेडिट बैलेंस भी निकल जाता है। तो वैसे तो हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, और जो ये ब्रांच अकाउंट है बेटा, ये पर्सनल अकाउंट है लाइक डेटर, क्योंकि मैंने बताया हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मानती है, और इसमें यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही इन बुक्स ऑफ ब्रांच क्या करेगी सर? ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगी। ब्रांच अपनी बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगी, ठीक है। हेड ऑफिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगेन सर ये भी एक पर्सनल अकाउंट होगा, ये भी सर एक पर्सनल अकाउंट होगा। विच इज अ पर्सनल अकाउंट?
दिस इज अ पर्सनल अकाउंट लाइक क्रेडिट अकाउंट। जैसे क्रेडिट का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो सेम वैसे होता है। एंड इट यूजुअली शोज, यूजुअली मीन्स मोर ऑफन, आमतौर पर सर ये बैलेंस दिखाता है क्रेडिट। इट यूजुअली शोज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर। तो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच बेटर है, इसलिए हेड ऑफिस जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा उसमें डेबिट बैलेंस होता है। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस है बेटा क्रेडिटर्स, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्या है क्रेडिटर, इसलिए ब्रांच जो हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगी उसमें नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस और हेड ऑफिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों बैलेंस आपस में मैच होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस होते हैं। कैसे? मान लो कि मैं आपको सामान सेल करता हूं उधार में, मान लो मैं आपको सामान सेल करता हूं उधार में, आप हैं मेरे डेटर, मेरे लिए आप क्या हैं डेटर, और आपके लिए मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा बेटा क्रेडिटर्स। मान लो मैंने आज आपको 2 लाख रुपए की सेल करी, मैंने आज आपको 2 लाख रुपए की उधार में सेल करी, आपने कहा सर मैं इसके पैसे आपको 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने बुक में आपका अकाउंट बनाया, आपने मेरी बुक में मेरा अकाउंट बनाया, मैंने अपनी बुक में आपका अकाउंट बनाया। मान लो आपका नाम है विकास, तो मैं अपनी बुक में विकास का अकाउंट बनाऊंगा। अब विकास जो कि मेरा डेटर है, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस दिखेगा, क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं। विकास क्या करेगा, अपनी बुक में मेरा अकाउंट बनाएगा। ठीक है सर। और जो वो प्रकाश का अकाउंट बनाएगा अपनी बुक में, विकास जो प्रकाश नाम से अकाउंट बनाएगा, उसमें क्रेडिट बैलेंस दिखेगा 2 लाख रुपए का, क्योंकि विकास से बोलेगा कि मैंने प्रकाश को 2 लाख रुपए देने हैं। तो बेटा ये बैलेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। अगर मेरी बुक में डेबिट बैलेंस है 2 लाख रुपए का, तो आपकी बुक में 2 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए। दिस अकाउंट विल टैली, दिस अकाउंट विल शो इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है सर, कभी कभार ऐसा होता है, हेड ऑफिस कहता है कि ब्रांच मैंने अपनी बुक में आपका अकाउंट बनाया है और मेरी बुक में आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। मतलब मेरी किताबें ये बता रही हैं कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं। कौन कह रहा है ये? हेड ऑफिस कह रहा है। हेड ऑफिस कह रहा है कि सर मैंने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं। हेड ऑफिस क्या बोलेगा ब्रांच को? बोलेगा सरकार मैंने भी अपनी बुक में आपका अकाउंट बनाया है और मेरी किताबें कह रही हैं, मेरी बुक में जो आपका अकाउंट बनाया है वो क्या कह रहा है कि मैंने आपको केवल 1,80,000 रुपए देने हैं। अब हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए लेने हैं, ब्रांच कह रही है मैंने 1,80,000 देने हैं। तो सर दोनों के बैलेंस में क्या आएगा? 20,000 का डिफरेंस आएगा। अब 20,000 का डिफरेंस क्यों आएगा, इसके लिए हम रिकंसाइल करेंगे, पता लगाएंगे। जैसे अगर आप 11th क्लास में या फाउंडेशन में बनाते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस बनाते क्यों थे? हम एक बार बैंक बैलेंस कैशबुक के हिसाब से निकालते हैं, एक बार बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है। उसको रिकंसाइल करने के लिए आप बीआरएस बनाते हो। सेम ऐसे ही हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 2 लाख लेने हैं, ब्रांच कह रहा है मैंने 1,80,000 देने हैं, 20,000 का अंतर आएगा। हेड ऑफिस या ब्रांच दोनों में से किसी एक को अपनी बुक को रिकंसाइल करना पड़ेगा, अपनी बुक को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। या तो हेड ऑफिस 2 लाख से 1,80,000 पे आएगा, या ब्रांच 1,80,000 से 2 लाख पे आएगी। दोनों में से किसी एक की बुक में रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। नॉर्मली ये रिकंसिलिएशन हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ब्रांच तो अपना ट्रायल बैलेंस बना के हेड ऑफिस को भेज देती है। अगर हेड ऑफिस बोले कि भाई आपके रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहे, आप मुझे उसको रिकंसाइल करने के लिए दो, तो फिर वो रिकॉर्ड दोबारा ब्रांच के पास भेजा जाएगा, फिर ब्रांच पता नहीं कब उसको रिकंसाइल करके देगी। इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, रिकंसाइल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है। हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है आप अपने रिकॉर्ड्स बनाओ और हमें भेज दो, फिर हम देख लेंगे कि आपकी किताबें क्या कह रही हैं और हमारे हिसाब से कितना बैलेंस आपकी किताबें शो करना चाहिए थी। तो जो भी डिफरेंस होगा वो रिकंसिलिएशन हम कर लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये 1,80,000 का डिफरेंस, जो 2 लाख और 1,80,000 की फिगर थी, इसमें 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आया क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस 20,000 के डिफरेंस के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है गुड्स इन ट्रांजिट। हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स हों जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज दिए हों,
जैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा होगा, हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा और अपने डेटर्स को बढ़ा दिया होगा, ब्रांच के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। लेकिन वो सामान अभी वो सामान ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं है। जब तक ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं है, ब्रांच उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगी। तो गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से ये अंतर आ सकता है। दूसरा इसका रीजन होता है कैश इन ट्रांजिट। दूसरा रीजन क्या होता है? कैश इन ट्रांजिट। हो सकता है ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ कैश क्या किया हो, सर, ट्रांजिट किया हो। वो कैश जो ट्रांजिट किया है वो ब्रांच के अकाउंट से तो डिडक्ट हो चुका है, ब्रांच की बुक में तो ब्रांच के अकाउंट से वो कट चुका है, लेकिन हेड ऑफिस में सर अभी डिलीवर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन। कई बार ऐसा होता है कि सर ट्रांजेक्शन फंस जाती है ना, बैंकिंग में कुछ एरर वगैरह होने की वजह से, या जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है वही बंदा जब एनईएफटी या बेसिकली मतलब आरटीजीएस करता है तो कुछ अकाउंट नंबर गलत वगैरह देने की वजह से ऐसा होता है कि आपके साइड से पैसे कट जाएंगे पर पार्टी के पास पहुंचते नहीं है। तो बैंक उसको क्या करता है सर, बैंक उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल देता है। फिर जब आप क्लेम करते हो कि यार मेरे पैसे कट चुके हैं और वहाँ पर पहुंचे नहीं है, तब ब्रांच आपको, तब बैंक आपको बताता है कि भाई आपने कुछ गलती करी थी इसलिए वो पैसे वहाँ पर नहीं है। खैर वट एवर बी द रीजन, अगर कैश इन ट्रांजिट हो मतलब ब्रांच ने पैसे भेजे हैं जो ब्रांच के और से कट चुके हैं लेकिन एचओ के पास नहीं पहुंचे, या पहले के टाइम में फिजिकल कैश की मूवमेंट होती थी, अब तो बेटा ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है। पहले के टाइम में फिजिकल कैश की भी मूवमेंट आपकी होती थी। दिल्ली में ब्रांच है और कलकत्ता में पैसे क्या नाम में भेजने हैं तो फिजिकल कैश मूवमेंट हो रहा है वाया कह सकते हैं कि बैंक एक मतलब कि गाड़ी के क्या नाम है थ्रू, या कैशियर लेके जा रहे हैं, ब्रांच से कैशियर लेके जा रहा है एचओ, है ना, वो जा रहा है वाया ट्रेन जा रहा है, तो फिजिकल कैश की भी मूवमेंट होती है। तो कई बार ऐसा होता है ब्रांच से कैश चला गया बट एचओ के पास नहीं पहुंचा, तो वो कैश इन ट्रांजिट की वजह से भी डिफरेंस आता है। तीसरा इसका रीजन होता है एरर। कभी कभार कुछ मिस्टेक भी होती है, गलतियां भी हो जाती है। हो सकता है ब्रांच ने कुछ आइटम गलत रिकॉर्ड कर लिया हो, 5000 के आइटम को 500 लिखा हो, या हेड ऑफिस ने गलती करी हो, उसने 5000 के आइटम को 15000 लिख दिया हो, डिफरेंस भी होता है। तो एरर की वजह से भी इन अकाउंटिंग में इन दो अकाउंट में डिफरेंस आ सकता है, तो ये भी रिकंसिलिएशन हमें करना पड़ता है। एंड इट यूजुअली शोज क्रेडिट बैलेंस। normally these two account show इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस। ठीक है सर, ये जो दो अकाउंट हैं ये इक्वल और अपोजिट बैलेंस दिखाते हैं, ये दो अकाउंट इक्वल और अपोजिट बैलेंस दिखाते हैं। इफ एनी डिफरेंस अराइजेस, अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है, it is because of goods in transit, cash in transit, or due to some error. Before finalization of अकाउंट को फाइनल करने से पहले इसको रिकंसाइल जरूर किया जाता है। तक किसी का माइक ओपन हो गया शायद, ठीक है बेटे, इसको रिकंसाइल किया जाता है बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट, बिफोर फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट। ठीक है, these two accounts are always reconciled। ये जो दो अकाउंट है बेटा इसको हम रिकंसाइल करते हैं। चलो जी, अब बेटा इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं? इसमें एक तो पहले सीखनी है आपको बेसिक जनरल एंट्री। पहला टॉपिक होगा इसमें बेसिक जनरल एंट्री। हेड ऑफिसर ब्रांच की बुक में कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है, इसी में से आपके एग्जाम आने का चांस है। ऑल्दो ये पूरा का पूरा टॉपिक 2016 के सिलेबस में उसको इतना वेटेज नहीं दिया गया है। 2012 के सिलेबस में भी जब ये था तब भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 साल से इसके क्वेश्चन नहीं आए या 15 साल से क्वेश्चन नहीं आए तो इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि नहीं आया।
अगर आपके पास समय कम हो और ब्रांच रिवाइज करना हो तो ब्रांच का आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड ये दो रिवाइज करके भी ब्रांच को निपटा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है बेटा इसमें आपका बेसिक जनरल एंट्री। उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक है इसमें आपका हेड ऑफिस एक्सपेंसेस allocated to branch। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ या बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। चौथा है इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। ये जो आपके स्टार्टिंग के 4 पार्ट हैं इसमें आपको जनरल एंट्री करनी है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नॉर्मली इसी में से क्वेश्चन आएगा। 5वें में क्या है सर, ये बड़ा टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में मिलाना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये सर बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक मेजर टॉपिक है, मेजर करेंगे, ये भी करेंगे लेकिन एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी कम है। अभी 2 क्लासें बेटा कम से कम और लगेंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ आज। तो कल ऐसा करेंगे, कॉस्टिंग क्लास तो आपकी है ही, जो बच्चे कॉस्टिंग का बैच ज्वाइन किए हैं कॉस्टिंग तो है ही, ब्रांच की भी मैं 1 या 1.5 घंटे की क्लास आपकी रख लूँगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम मुझे जो अब तक इन्फॉर्मेशन है जो पता है कि वो अगस्त मिड या उसके बाद ही होंगे आपके। तो जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगर हमको जुलाई के अंत तक सिलेबस पूरा करना है तो थोड़ा डेली क्लासेस लेनी पड़ेगी संडे के साथ, राइट। बाकी जिनका सर दिसंबर टाइम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिसंबर वालों को तो बहुत सफिशिएंट टाइम है, पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो जाएगा और क्या क्या मैं करवा दूंगा इसके अंदर भी मॉड्यूल भी। लेकिन जिनका टाइम अभी वाला है तो उनका सिलेबस भी जल्दी हो सके इसे संडे भी क्लास ले रहे। चलो तो आज के लिए इतना ही कराएंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो बताना। सो आई थिंक ये सफिशिएंट है। गुड बाय।